Hello everyone. So let us continue with question number 19. Consider an industry with the following features. हमें यहाँ पे एक इंडस्ट्री दी है जिसका बजटेड मंथली फिक्स्ड कॉस्ट ये है. नॉर्मल मंथली आउटपुट 12,000 पर स्टैंडर्ड लेबर आवर है और स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट जो है वो 25 पर लेबर आवर है. What we have to find is what would be the total factory overhead rate. We have to find the total factory overhead rate. सबसे पहले जो फैक्ट्री ओवरहेड होता है, फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब है कि जो टोटल कॉस्ट आ रही है फैक्ट्री को रन करने में प्लस प्रोडक्शन करने में, ठीक है. और जब हम इस फैक्ट्री ओवरहेड को डिवाइड कर देते हैं मंथली आउटपुट से, मंथली सेल्स या आउटपुट से, तो हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड रेट आ जाता है. अब मंथली ओवरहेड कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम? मंथली ओवरहेड कॉस्ट जो होती है उसके टू कंपोनेंट्स हैं, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल. इन दोनों को ऐड करके हम टोटल मंथली ओवरहेड कॉस्ट निकालते हैं. फिक्स्ड कंपोनेंट हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ था जो कि था बजटेड मंथली फिक्स्ड कॉस्ट विच वॉज 2,20,000 रुपीज़. जो वेरिएबल कंपोनेंट होगा वो कैसे निकलेगा? वो निकलता है बाय अ फॉर्मूला विच इज स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट मल्टीप्लाइड बाय मंथली आउटपुट. इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है. तो अब हमारे पास मंथली आउटपुट था 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 25 विच कम्स आउट टू बी 3 lakh प्लस फिक्स्ड विच इज 2,20,000. सो द टोटल factory overhead cost comes out to be 5,20,000 बिकॉज यहाँ पे फिक्स्ड हमें दिया हुआ था 2,20,000. इन दोनों को प्लस करेंगे, ये हमारे पास मंथली ओवरहेड कॉस्ट आ गई. नाउ मंथली ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय मंथली सेल्स कम्स आउट टू बी द ओवरहेड रेट विच इज 5,20,000 divided by 12,000. So it comes out to be 443.33 per labor hour. Let us move to the next question. यहाँ पे हमें इन्वेंट्री का डेटा दिया हुआ है जहाँ पे पहले क्वांटिटी थी स्टॉक्स की 1500 और उस स्टॉक की वैल्यू थी 1,27,500. अगर हम इसका एवरेज यूनिट कॉस्ट निकालें तो हमारे पास 85 आ जाता है. एक ईयर एक्स में एडिशनल 300 यूनिट्स ऐड हुए विच ए यूनिट कॉस्ट ऑफ 95 रुपीज़. Consumption in production processes during the year X has been 600 units. 600 units consume हो गए. Working by the first in first out basis the value of residual inventory. Now first in first out में हम क्या करते हैं, जिसको हम फीफो भी कहते हैं. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में हम जो स्टॉक्स पहले आते हैं वही पहले जाते हैं, ठीक है. जो सबसे पहले परचेज किए जाते हैं वही पहले डिस्पोज भी किए जाते हैं. तो अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो हमारे पास जो था इन्वेंट्री में 1500 यूनिट्स थे, 85 यूनिट प्राइस था और हमारे पास टोटल इन्वेंट्री थी 1,27,500 की. एक्स ईयर में 300 यूनिट्स और ऐड हुए, 95 यूनिट प्राइस था, 28,500 की ये इन्वेंट्री. टोटल आ गया 1,56,000. करेक्ट. नाउ किसी ईयर में इन 1500 में से 600 स्टॉक्स यूटिलाइज हो गए, यानी कि बचे कितने स्टॉक्स? 900 स्टॉक्स बचे एट प्राइस 85 एंड 300 बचे एट 95. सो अगर हमें अब प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है इन स्टॉक्स की तो हम कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, इन स्टॉक्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे. तो हमारे पास अब बचे हैं 900 जो हैं 85 यूनिट प्राइस वाले और 300 जो हैं वो 95 यूनिट प्राइस वाले. तो जो 900 है इनको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारे पास आता है 76,500 और यहाँ पे आता है 28,500. कलेक्टिवली 1,05,000 which is the correct option. Let us move to the next question. Typical difference between private insurance and social insurance.
एडिक्वेसीज वर्सेस इक्विटी, तो हमें बताना है कि यहाँ पर बताना है कि कौन से डिफरेंसेस होते हैं प्राइवेट और सोशल इंश्योरेंस में। ये उन डिफरेंसेस के बेसिस बताए गए हैं, एडिक्वेसीज वर्सेस इक्विटी। दिस इज़ ट्रू क्योंकि जो प्राइवेट इंश्योरेंस प्रोग्राम्स होते हैं वो बनाए जाते हैं जिसमें ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है इक्विटी बिटवीन इंडिविजुअल परचेजर्स ऑफ द कवरेज। ठीक है, जो कवरेज होगा उसके जो परचेजर्स होंगे इंडिविजुअली उनकी इक्विटी पे ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है, जबकि सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम्स में ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है सोशल एडिक्वेसी, जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबके बेनिफिट्स सोशली देखे जाते हैं, सोशल एडिक्वेसी ऑफ देयर बेनिफिट्स। सेकेंड है हमारे पास वॉलंटरीली वर्सेस मैंडेटरी पार्टिसिपेशन। दिस इज ऑल्सो ट्रू, प्राइवेट इंश्योरेंस में वॉलंटरी पार्टिसिपेशन रहती है जबकि सोशल में मैंडेटरी पार्टिसिपेशन। कॉन्ट्रैक्चुअल वर्सेस स्टैट्यूटरी राइट्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। जो हमारे प्राइवेट इंश्योरेंस होता है वो कंट्रैक्चुअल बेसिस पे होता है, यानी कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है, जबकि जो सोशल होता है विच दैट इज नॉट on contractual basis, rather the benefits are statutory. Then the fourth is funding, which is again correct. जो पब्लिक इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं वो गवर्नमेंट जो है उन्हें फंड करती है, गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते हैं, जबकि जो प्राइवेट इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं वो इंडिविजुअल इंश्योरेंस कंपनीज चलाती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4. The next question is the device that work with the computer systems as soon as they are connected as described as. हॉट स्वैपिंग नहीं है, बेस स्वैप नहीं है, प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि यूज़ किया जाता है मिनिमल यूज़र के इंटरवेंशंस मिनिमल हों और साथ साथ में हमारा जो हार्डवेयर है वो चेंजेस भी उसमें हम कर सकें। सो इससे क्या होता है कि जितने भी हमें हार्डवेयर चेंजेस अगर हमें करने हैं तो हम पर यूज़र से इंटरवेंशन नहीं चाहते, तो हम प्लग एंड प्ले जो है ये यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को कि कोई पोर्टेबल कंप्यूटर डॉक करना है या फिर कोई डॉकिंग स्टेशन यानी कि कीबोर्ड माउस ऐसा करना है, तो हम मैनुअल कॉन्फ़िगरेशंस करने के बिना ही कंप्यूटर हार्डवेयर में चेंजेस कर सकते हैं, ऐड और जो डिवाइसेस है वो रिमूव कर सकते हैं, पर हमें मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ती। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन which is which of the following software applications is most appropriate for performing numerical and statistical based calculations? Now database is not the correct option because database is like an information of the जो हमें information store करनी है उसका डेटाबेस हम उसके लिए यूज़ करते हैं। स्प्रेडशीट्स की अगर मैं बात करूँ, स्प्रेडशीट्स में रोज एंड कॉलम्स होते हैं एज वेल एज बहुत से ऐसे फंक्शंस हैं, इनबिल्ट मैथ फंक्शंस हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि अकाउंटिंग के लिए, स्टेटिस्टिकल टास्क के लिए, इस सब के लिए, ग्राफ्स के लिए, डेटा सॉर्ट करने के लिए, इन सब के लिए स्प्रेडशीट्स में बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस अवेलेबल रहते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज स्प्रेडशीट्स. The next question is LAN, WAN and MAN are computer networks. L, W और M बताना। सबसे पहले तो हमारे पास एक जनरल इन्फॉर्मेशन जैसे कि एक होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, PN। पर्सनल एरिया नेटवर्क एक इंडिविजुअल के पर्सनल यूज़ के लिए होता है जिसकी रेंज बहुत कम होती है। उसके बाद आता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क की रेंज पर्सनल एरिया नेटवर्क से कुछ ज़्यादा होती है और इसमें हम ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक किसी बिल्डिंग में या किसी ऑफिस के जो सारे कंप्यूटर्स होते हैं वो लैन के थ्रू कनेक्टेड हो सकते हैं। उसके बाद आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, विच मीन्स कि एक ऐसा लार्ज जोग्राफिक एरिया के लिए जो नेटवर्क शेयर किया जाएगा उसे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलेंगे। और ये कैसे बनता है, बहुत सारे डिफरेंट लैंड्स को कनेक्ट किया जाता है, उसे एक लार्जर नेटवर्क बनाया जाता है। सो ये आ गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क रेफर्स टू अ नेटवर्क विच एक्सटेंड्स ओवर वेरी लार्ज जोग्राफिकल एरियाज, जैसे कि पूरी की पूरी स्टेट या इवन कंट्रीज, इट्स क्वाइट बिगर, राइट। ये सबसे बड़ा होता है। तो हमारे पास एल से लोकल, वर्ल्ड से वाइड, डब्ल्यू से वाइड एंड मेट्रोपॉलिटन, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. Next question is the method of communication in which transmission can take place in both directions but happens only in one direction at a time is called. Now first is duplex. सिंप्लेक्स देखो, जहाँ पे सबसे पहले हमें एक सिंप्लेक्स मोड दिया गया। जो सिंप्लेक्स की अगर मैं बात करूँ, सिंप्लेक्स सिर्फ डेटा सेंड करता है, रिसीव नहीं करता। अगर मैं बात करूँ हाफ ड्यूप्लेक्स की, हाफ ड्यूप्लेक्स सेंड भी करेगा, रिसीव भी करेगा, लेकिन वन एट अ टाइम, एक ही टाइम पे सेंड और रिसीव दोनों नहीं करेगा, या तो ये सेंड कर रहा होगा या ये रिसीव कर रहा होगा। और अगर फुल ड्यूप्लेक्स की बात करें तो फुल ड्यूप्लेक्स सेंड और रिसीव दोनों करता है और दोनों एक ही टाइम पे करता है।
दोनों को एक साथ कर सकता है टुगेदर, ठीक है, दोनों को एक साथ कर सकता है, पर हमें क्या पूछा गया, हमें पूछा बोथ में हो लेकिन एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन में हो, सो द करेक्ट आंसर इज हाफ डुप्लेक्स. Now the next question, a collection of programs that controls how the computer system runs and processes information is called. Now the answer is operating system. Why? What is operating system? Operating system is an interface between user and computer hardware. अब क्या है कि जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है उसे यूज़र डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, उसके बीच में एक इंटरैक्टिव मीडियम आता है ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र से उसकी इनपुट्स लेता है और जाके हार्डवेयर एक्सेस करता है, वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आई होगी उसे यूज़र तक पहुँचाता है. तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मैनेज करेगा कि कंप्यूटर के हार्डवेयर रिसोर्सेज कैसे यूज़ होंगे और कॉमन सर्विसेज जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स देते हैं उन्हें भी वो मैनेज करता है. ठीक है, हम कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना चला ही नहीं सकते बिकॉज इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन computer hardware and application programs which are installed on the computer. Now let us move to the next question. The correct answer to this question is operating system. The next question is SMPS stands for. Now SMPS actually stands for, is a short form of switched mode power supply. So the correct option is C, switched mode power supply. ये पावर सप्लाई है विच यूजेस स्विचिंग रेगुलेटर्स ताकि जो आउटपुट वोल्टेज है उसे कंट्रोल किया जा सके, उसे स्टेबलाइज किया जा सके. ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है USB इज द एक्रोनिम फॉर. Now USB is the acronym for Universal Serial Bus. यूनिवर्सल सीरियल बस जो है USB पोर्ट्स और केबल्स हम सब यूज़ करते हैं, राइट. USB पोर्ट्स और केबल्स हम यूज़ करते हैं कि जैसे हमारा हार्डवेयर हो गया, प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड्स एक्सेट्रा, कैमराज, मॉनिटर्स, इन सबको कनेक्ट करने के लिए, है ना. तो USB पोर्ट्स एंड केबल्स यूज़ होते हैं. यूनिवर्सल सीरियल बस इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Now let us see the next question which is cloud computing. Now cloud computing is like कि जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल मोर सबसे ज़्यादा इसमें यूज़ किया जाता है डेटा स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज भी जिसे बोलते हैं. यानी कि वो क्लाउड स्टोरेज जो है वो एक्टिवली वो यूज़र मैनेज नहीं कर रहा होगा, वो यूज़र कहीं से ऑन डिमांड अवेलेबल करवाएगा अपने लिए. ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो लार्ज क्लाउड्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है मल्टीपल लोकेशंस में. हर लोकेशन एक तरह का डेटा सेंटर होता है और यूज़र को जब वो डेटा या फिर वो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं तो वो ऑन डिमांड उसे ले सकता है, राइट. सो द ऑप्शन इज अ सेट ऑफ एल्गोरिथम्स दैट सॉल्व्स प्रॉब्लम्स using fuzzy logic, which is not correct because it's not an algorithm, it is just a way, it is an on demand availability of computer system resources like data storage, which is also called as cloud storage. The second is many computers that are interconnected through wireless networks. No, computers are not connected. A distributed computer architecture that provides software, infrastructure and platforms just as required, which is the correct option. ठीक है, cloud computing मतलब जो यूज़र होगा वो डायरेक्ट मैनेज नहीं कर रहा होगा बल्कि वो ऑन डिमांड उनको अवेल कर लेगा कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज को. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी.